गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारी क्लास 9 की सीरीज चल रही थी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अभी तक से आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मिल चुका है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो उसे हमारे चैनल पे जाकर के देख लीजिए। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड के बारे में, जो कि कल बात पढ़ाते पढ़ाते खत्म हुई थी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उसी सेल मेम्ब्रेन के सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर को हम आज पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, चलते हैं। आइए, ये सभी हम आपको पहले और दूसरे पार्ट में पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर थे हम लोग, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्यों ऐसा करती है कि वो कुछ चीजों को अंदर लेती है और कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज को अंदर ले लेती है या हर चीज को बाहर भेज देती है। इसी नेचर के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी का मतलब है कि सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन कितनी परमिएबल है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाते हैं। चलिए, परमिएबल परमिएबल का मतलब चीजों को अंदर आने देना। नो पार्टिकल्स, अगर अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टेड पार्टिकल्स, ठीक। परमिएबल का मतलब होता है कि जो सब पार्टिकल्स को अंदर आने दे। इम्परमिएबल का मतलब होता है जो किसी पार्टिकल को अंदर ना आने दे। और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जो उन पार्टिकल को अंदर आने दे जो हमारे लिए जरूरी हैं और उन्हें अंदर ना आने दे जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। वैसे ही फ्री परमिएबल का मतलब ऑल पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल कहाँ आएंगे? सेल के अंदर आ जाएंगे और अंदर आके रुक जाएंगे। पढ़िए, there are three type of membrane: impermeable, selectively permeable and freely permeable। तीन तरीके की होती हैं, impermeable, selectively permeable and freely permeable। freely permeable में हर तरीके के पार्टिकल्स अंदर आते हैं, आप देख पा रहे हैं इमेज में। impermeable क्या होता है? no particle can remove cross the membrane, कोई भी पार्टिकल नहीं मूव कर पाता है मेम्ब्रेन के अदर साइड। सेलेक्टिवली परमिएबल, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल। ओनली selected molecule are allowed to cross the membrane, only selected, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, some are the particles cross the membrane। फ्रीली परमिएबल सब कुछ ले रही है, जो दे दो भैया हमारे लिए सही है, सब कुछ हमें अंदर चाहिए। जो ले रहा है सब कुछ, जो आ रहा है सब कुछ को अंदर बुला रही है। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू पास थ्रू द विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को ये जो चैनल्स होते हैं कैसे काम करते हैं, तो देखिए मैंने बताया था ये दो लिपिड के बाई लेयर होते हैं, यही बना रहा हूं। और ये प्रोटीन चैनल होते हैं, ठीक। अब यही प्रोटीन चैनल जो सब्सटेंस होता है उसे अंदर अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये परमिएबिलिटी होती है। इस मॉडल को फ्लूड एंड मोजैक सर ने दिया था और इसे इसके बाद से ही बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल इन नेचर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे रूट सेल्स, हमारी रूट सेल्स वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्व करती हैं, ऐसा तो नहीं सब कुछ अब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक। तो रूट की जो सेल्स हैं वो परमिएबल हैं। आगे देखिए, आगे है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज का अंदर आना और किसी चीज का बाहर जाना। ये टॉपिक आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th में चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ वाटर प्लांट में, तो आपको ये ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा और ट्रांसफर ऑफ फूड इंफ्यूजन। और दूसरा होता है ऑस्मोसिस।
क्या क्या होता है बेटा, एक डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है जब गैसियस एक्सचेंज हो, क्या हो, जब गैसियस एक्सचेंज हो तब डिफ्यूजन होता है। जब गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और जब गैस का क्या हो, और जब वाटर का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है समझ लेते हैं, फिर आगे हम अपना चलते हैं। ठीक, अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर concentration gathered by using cellular energy in the form of ATP। जब क्या हो कि सेल के मॉलिक्यूल चलें लेकिन एनर्जी का यूज करके चलें तो उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए हमारी कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कई सारी हमारी कैरियर प्रोटीन होती हैं जो यूज होती हैं इसमें। लार्ज मॉलिक्यूल एंड आयंस नीड एक्टिव ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉस द मेम्ब्रेन। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को इनकी जरूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। छोटे मॉलिक्यूल तो अपने आप पास हो जाते हैं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल को क्या होता है, नीड होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एग्जांपल है अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड आयंस बाय प्लांट रूट्स। तो जो प्लांट रूट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है बेटा, पैसिव नहीं। उसको चाहिए होती है एनर्जी वाटर एंड मिनरल्स को अंदर लेने के लिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन देयर कंसंट्रेशन गैदरिंग विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। डाउन देयर कंसंट्रेशन मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कैरियर प्रोटीन आर नॉट रिक्वायर्ड, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए इसके लिए। मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन पास देयर द मेम्ब्रेन बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो डिफ्यूजन है ये प्रोसेस ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होती है। इसके लिए कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कोई एक्टिव एनर्जी की नीड नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए एटीपी चाहिए होता है हमें, जैसे डिफ्यूजन एंड गैसियस एक्सचेंज इन एलाइव्ड ऑर्गेनिज्म। आगे अब पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया। अब मैं आपको डिफ्यूजन मोस्ट है डिफ्यूजन के बारे में समझाऊंगा। देखिए अब क्या है कि डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा, फिर बात करते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक हायर हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट होती है किसी गैस की, माना O2 की हो रही है, किसी गैस की, किसकी तरफ होती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। किसकी तरफ होती है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। माना यहाँ गैस का लेवल ज्यादा था और यहाँ गैस का लेवल कम था तो ये गैस यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, डिफ्यूजन हो गया, आज हम बात करते हैं आगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि एक कंपाउंड होता है सेलुलोज, उससे मिलके बनी हुई होती है। अब ये सेलुलोज है ये कैसे बनता है, सेलुलोज प्लांट सिक्रीट करते हैं अपनी आउटर लेयर को रिजिड एंड टफ बनाने के लिए। हमारी स्किन में ऐसा कुछ नहीं है इसीलिए हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, लेकिन प्लांट की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, रफ होती है। तो इसी सेलुलोज या इसी सेल वॉल की वजह से ही होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में कुछ ऐसा आउटर कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही है। जो आउटर कवरिंग है इसी को ही क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है और ये सेलुलोज जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी सेल वॉल के अंदर ही
ये पतली से जो लेयर है इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो कि प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक, द आउटरमोस्ट लेयर इन प्लांट सेल कॉल्ड सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिजिड, रिजिड का मतलब हार्ड, रिजिड का मतलब हार्ड, हार्ड या टफ या बिल्कुल खुरदरा, रिजिड स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल का मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि मुड़े टूटे ना। देखते हैं नए नए प्लांट छोटे छोटे जो होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उनमें सेलुलोज की जो आउटर लेयर है वो बन रही होती है, बट यहाँ बन चुकी होती है, इसलिए से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड रखते हैं इन प्लांट। कंपोस्ट ऑफ, बताया मैंने जैसे आपको, सेलुलोज, क्या से बना होता है, सेलुलोज से। ठीक, सेल वॉल इन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, जैसे फंगी, काइटिन होती है इसके सेल वॉल को बोलते हैं, काइटिन से बनी हुई होती है। जैसे एल्गी, एल्गी तो हमारा प्लांट है, सिंगल सेलुलर एल्गी, यूकैरियोटिक होते हैं। एल्गी क्या होते हैं हमारे, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा, ये यूकैरियोटिक होते हैं, और इनमें भी क्या होती है, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। और लास्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन कंपाउंड है, उसकी क्या होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। सेल इन डिफरेंट सोल्यूशन, देखिए मैं जो बता रहा था आपको डिफ्यूजन, अब जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ये क्या होती है कि डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन की होती है, ठीक है। और इसके साथ में मैंने एक बात बताई थी, ऑस्मोसिस। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं इस टॉपिक के ऊपर, सेल इन डिफरेंट सोल्यूशन। डिफ्यूजन में क्या होता है, हमेशा गैस का एक्सचेंज होता है, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर कहिए या आप लिक्विड कहिए, या आप लिक्विड कहिए या वाटर कहिए, जो भी कहिए, इस मॉलिक्यूल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, पहली हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तीसरी आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर बाहर ज्यादा हो और सेल के अंदर कम हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब माना हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल बाहर ज्यादा था वाटर का, अंदर सेल कम था, तो क्या होगा, सेल जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाएगा, और इस तरीके की ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंडो इंडो ऑस्मोसिस। जब क्या हो, आउटर कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा हो और इनसाइड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम हो, तो आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पानी बाहर से अंदर घुस जाएगा, और बाहर से अंदर जब पानी चला जाएगा, अंदर इनबिल्ड हो जाएगा, अंदर भर जाएगा, तो क्या होगा, सेल फूल जाएगी। पढ़ लीजिए, इन द मीडियम ऑफ सराउंडिंग सेल हैज हायर water concentration then the cell maintaining the outside solution is very dilute, the cell will be gain water and by osmosis। तो जो सेल होगी वो वाटर को अंदर ले लेगी, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, और इस ऑस्मोसिस को इंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के अंदर ज्यादा हो और बाहर कम हो,
तो सेल क्या करेगी, अपने अंदर से पानी बाहर एक्सक्रीट कर देगी या निकाल देगी और खुद श्रिंक हो जाएगी। तो इस तरीके की कंडीशन क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। इफ द मीडियम हैज अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल मेंटेन इट इज वेरी concentrated solution then cell will lose water। तो इस तरीके के प्रोसेस में जिसमें लॉस वाटर होता है, जैसे पानी निकलता है, बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इस तरीके के प्रोसेस को, एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक भैया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों जगह का कंसंट्रेशन, अंदर का भी और बाहर का भी क्या रहता है, बराबर रहता है। ना अंदर पानी जाएगा और ना पानी बाहर निकलेगा। इस समय जो सॉल्यूशन है वो एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। तो इस समय ना पानी अंदर जाएगा और ना ही पानी बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन में कोई मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा। इन द मीडियम हैज एक्सट्रीमली सेम वाटर concentration as the cell, there will be no net movement water across the cell membrane। तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, 1% मूवमेंट नहीं होगी वाटर की, क्योंकि भैया कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, ना अंदर ज्यादा है ना बाहर ज्यादा, तो मूवमेंट वो कहां से जाएगी, क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब ही क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। है कि नहीं बेटा, क्लियर। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं, जिन ऑर्गेनेल्स को हम लोग सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, इनमें कुछ मेन ऑर्गेनेल होते हैं जो हमारे सेल के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत नीडफुल होते हैं, जिनका यूज हमें करना ही करना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले कुछ सेल ऑर्गेनेल के हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। देखिए, एन ऑर्गेनेल इन अ subcellular structure that has one or more specific job to perform in the cell। सेल ऑर्गेनेल वो ऑर्गेनेल हैं जो कि अपनी सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं, जैसे मच लाइक एज ऑर्गन डस इन द बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन हैं। बात करते हैं उनके ऊपर। पहला ऑर्गेनेल हमें जो पढ़ना है वो है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। ये हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है हमारी डीएनए जो आरएनए बनाता है उसकी पैकेजिंग करना और उसे पैकेज करके गोल्गी को भेजना कि वो आगे उससे प्रोटीन या राइबोसोम को रखना अपने पास में, पैकेजिंग करके राइबोसोम के पास भेजना कि उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सके। देखिए भैया क्या बोलता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है कुछ प्रोसेस। ठीक, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरीके का होता है, एक बोलते हैं आर ई आर और दूसरा बोला जाता है एस ई आर। आर ई आर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस ई आर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का काम भी अलग अलग है, देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल कौन देखता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा, ना समझ में आए तो पूछेगा हम, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आर ई आर क्या काम करता है, आर ई आर राइबोसोम अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, आर ई आर के अंदर क्या होता है, ये राइबोसोम को अपने ऊपर रखता है क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है और प्रोटीन ही आगे जाके एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। इस चीज को मैं कुछ आपको अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा हाई लेवल पे ध्यान रखिएगा। देखिए देखिए आर ई आर क्या करता है,
काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ क्यों बोलते हैं? पहली बात तो ये कुछ इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर छोटे छोटे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं आपको समझ में आए, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे रफ बोला जाता है, क्योंकि रफ होता है, ऐसे ही नहीं इसको रफ बोल दिया जाता है। ठीक, इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। और ये राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये राइबोसोम का काम होता है कि जो भी डीएनए है हमारा क्रोमैटिक नेटवर्क, वो क्या कर रहा है? एक प्रोसेस करता है जिसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA का फॉर्म करता है। इसका फॉर्मेशन करता है mRNA का। mRNA जब बन गया तो क्या होता है? mRNA इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजा जाएगा, ऐसे आगे भेज दिया गया आरएनए। ये आरएनए है, कहां भेज दिया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज दिया गया। अब जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज दिया गया तो क्या होगा कि ये mRNA किसके साथ मिला? राइबोसोम के साथ। और राइबोसोम के साथ इस mRNA ने फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर ली। क्या कर ली? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अब जो प्रोटीन थी, इसका फॉर्मेशन जब हो गया तो यही प्रोटीन हमारी सेल से बाहर जाती है और एंजाइम एंड हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। यही प्रोटीन से ही हमारे एंजाइम और हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, क्लियरिटी यही है कि आप ध्यान रखें, बहुत जरूरी है उसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ठीक, तो इससे क्या हुआ? प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। अब क्या है? एससीआर क्या करता है? एससीआर राइबोस प्रोटीन है जो राइबोसोम को नहीं रखता है, इसीलिए इसे स्मूथ बोलते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स करता है। हमारी सेल के अंदर ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है। आज के लिए इतना ही। कल हम गोल्गी एपेटस की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा अभी तक से लेक्चर नहीं देखा है, पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जरूर से जरूर देख के आएंगे, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात क्यों कर रहे हैं, और इसके पढ़ने का हमारे लिए या हमारे आगे सब्जेक्ट के लिए क्या बेनिफिट है। ठीक, चलिए आज की क्लास इतनी ही, इसके आगे कल बात करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू क्लास।